झारखंड में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा आंदोलन। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन जी। इन्होंने हाल ही में एक पोस्ट किया है जिसमें ये कह रहे हैं कि झारखंड में एक ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। ठीक है, तो अब ये आंदोलन की जो चेतावनी इन्होंने दी है ये किस लिए दी है और यहाँ पे ये और क्या बातें कह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, झारखंड के सीएम ने हाल ही में आरोप लगाया है कि सेंटर ने एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल, जो जिसे हम कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जो 2026 में आया और जिसे हम हिंदी में देखें तो खान और खनिज विकास विनियमन संशोधक विधेयक 2026, जो केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, उस बिल को लेकर चीज़ें कही गई हैं। लेकिन इस विवाद को समझने के लिए हमें आज से नहीं 25 जुलाई 2024 से शुरुआत करनी पड़ेगी। थोड़ा पीछे जाना होगा हमें, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग और टैक्सेशन को लेकर एक ऐसा फैसला दिया था जिसने पूरे गेम को बदल दिया। तो सवाल है, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को क्या अधिकार दिया था, झारखंड ने उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया, और 2026 का ये जो नया बिल है जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, अभी इसमें प्रेसिडेंट का एसेंट मिला नहीं है, तो ये अभी तक बिल है। मे भी आगे ये एक्ट में बदल जाए, बट फिलहाल इसे हम बिल की तरह ही कंसीडर करेंगे। बट हाँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में इसे पास कर दिया गया है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2024 में कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था 2024 का। देखो, 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 9 बेंच, ठीक है, 9 बेंच में 8-1 की मेजॉरिटी से ये जजमेंट सुनाया गया। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, ये मेन जो हमें फोकस करना है वो ये करना है कि कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी टैक्स जो होता है, मतलब रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है, रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स। ठीक है, रॉयल्टी क्या है और टैक्स क्या है, इसका जो उसमें बीच का डिफरेंस क्या है हम आगे देखेंगे। बस अभी आप ये समझो कि रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता, ये बोला गया। ठीक है, उसके बाद कोर्ट में और भी सारी बातें कही गई, जैसे कि स्टेट्स की मिनरल राइट्स और मिनरल बियरिंग लैंड्स पर टैक्सेशन पावर को भी रिकॉग्नाइज किया कि स्टेट के पास पावर है एंट्री 50 के तहत कि स्टेट्स को मिनरल राइट्स पर टैक्स लगाने की पावर। ठीक है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, और ये क्यों है ऐसा, एंट्री 50 क्या कहता है वो इस वीडियो में हम लोग आगे भी देखेंगे। फिलहाल के लिए आप बस ये ध्यान रखो कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बातें करी गई। ठीक है, देखो अभी हम लोग ये समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि रॉयल्टी में, टैक्स में और सेस में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, ये तीनों में फ़र्क क्या है, सेस क्या है, रॉयल्टी क्या है और टैक्स क्या है। देखो, टैक्स तो एक कंपलसरी पेमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट को तो पे करना ही है लॉ के अंदर। लेकिन रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी जो होता है वो पेमेंट किया जाता है स्टेट को। अगर आप किसी जगह से आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ से खनिज संपदा को निकाल रहे हो, तो वो निकालने के बदले आपको सरकार को कुछ पेमेंट देना पड़ता है, वो रॉयल्टी कहलाती है। टैक्स तो क्या है कि ये लगना ही है, ये तो तय है ना। लेकिन रॉयल्टी क्या है कि आप अगर किसी मिनरल्स को किसी लैंड से आप पर्टिकुलर जगह पे निकाल रहे हो तो उसके बदले आपको रॉयल्टी देनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 24 में कि जो रॉयल्टी है उसे टैक्स नहीं समझा जाएगा, रॉयल्टी को रॉयल्टी समझा जाएगा और टैक्स को टैक्स समझा जाएगा। ठीक है, तो इसे दोनों को अलग अलग चीज़ें समझनी है। और सेस ये होता है कि जब गवर्नमेंट चाहेगी तो एडिशनल लेवी, मतलब एक तरह से आप समझ लो कि टैक्स पे टैक्स लगाना और कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि स्टेट का वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कोई योजनाओं के लिए, तो उसके लिए सरकार चाहे तो सेस लगा सकती है। ठीक है, तो ये सेस लगाने की जो बात है वो झारखंड सरकार के कौन से एक्ट से इसे अधिकार मिलता है वो भी हम आगे देखेंगे। और आगे यहाँ पे चीज़ें देखते हैं कि जैसे देखो, ये पावर पार्लियामेंट द्वारा
इम्पोज लिमिटेशंस के सब्जेक्ट हैं। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये है कि एंट्री 50 के तहत स्टेट को मिनरल राइट्स पर टैक्स लगाने की पावर तो है, लेकिन वो अब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे जो पार्लियामेंट चाहेगी तो टाइम टू टाइम वो उस पर लग सकते हैं। उसके बाद देखो, कोर्ट ने रॉयल्टी और टैक्स के कॉन्सेप्ट में क्लियर डिस्टिंक्शन, मतलब कि क्लियरली बता दिया कि रॉयल्टी अलग है और टैक्स अलग है। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली आप समझ लो कि सिंपल कि इसके आसान भाषा में कि क्या रॉयल्टी होता है। तो एक्सट्रैक्शन के बदले पेमेंट, नॉट ए टैक्स। टैक्स क्या है? लॉ के थ्रू इम्पोज की गई कंपलसरी लेवी है, ये तो होना ही है। ठीक है, स्टेट्स को मिनरल राइट्स पर टैक्स लगाने की पावर है, लेकिन पार्लियामेंट उस पावर पर रीजनेबल लिमिटेशन लगा सकती है। ठीक है, ये कहा था 25 जुलाई को 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने। 9 जजेस की बेंच थी और उसमें 8-1 के मेजॉरिटी से ये डिसीजन लिया गया था। और ये जो केस था ये था मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में आप बहुत जगह देखोगे कि MADA लिखा हुआ होता है, वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज सेल एंड अदर्स। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी पावर स्टेट्स को दी थी, उन स्टेट्स को जहां पे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो अभी आपने ये समझ लिया कि रॉयल्टी और ये टैक्स नहीं है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एंट्री 49 और एंट्री 50 क्या है। देखो, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है उसमें जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें एंट्री 49 जो स्टेट लिस्ट के हिस्से में आता है, उसमें एंट्री 49 और एंट्री 50, ठीक है, दो चीज़ें हैं। एंट्री 49 में क्या होता है कि सरकार जो होती है उसको टैक्स, लैंड्स और बिल्डिंग पे टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त है ना। एंट्री 49 ये कहता है कि सरकार लैंड्स एंड बिल्डिंग्स पे टैक्स लगा सकती है। और एंट्री 50 कहता है कि टैक्स जो है वो मिनरल्स राइट पे लगाने का अधिकार है स्टेट को। दोनों स्टेट लिस्ट का ही हिस्सा है और एंट्री 50 में मिनरल्स राइट्स पे आप टैक्स लगाने का अधिकार है और एंट्री 49 पे लैंड्स एंड बिल्डिंग्स पे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल यहाँ पे है कि स्टेट लिस्ट की दो एंट्रीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, एंट्री 49 दैट इज टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स एंड एंट्री 50 दैट इज टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के लिए मिनरल टैक्सेशन का एक स्पेसिफिक फील्ड मौजूद है, लेकिन एंट्री 50 में एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि यह पावर जो एंट्री 50 के तहत जो स्टेट्स को पावर मिला है कि आप मिनरल राइट्स पे टैक्स लगा सकते हैं, ये पावर पार्लियामेंट द्वारा मिनरल डेवलपमेंट से जुड़े कानून में लगाए गए लिमिटेशंस के अधीन है। मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट। आप इस चीज़ों को देखो, ये एंट्री 50 में एक जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कंडीशंस डाली हुई है। अब देखो, अभी हम सेक्शन 90 को देखेंगे थोड़ी देर में। पहले ये दोनों चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फिर झारखंड ने क्या किया ऐसा, जब ये चीज़ें मिली तो झारखंड ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब आया, 2024 में, है ना ये। उसके बाद देखो झारखंड ने क्या किया, उसी आधार पे झारखंड ने लाया एक अपना एक्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जुलाई 2024 में एंड देन कुछ महीनों बाद झारखंड ने अपना लेजिस्लेशन लाया 7 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 7 अक्टूबर 2024, राइट। तो जिसका नाम था झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड्स सेस एक्ट 2024। ठीक है, इसका बेसिक आइडिया क्या था कि झारखंड की मिनरल्स बियरिंग लैंड से मिनरल्स निकल रहे हैं तो उस लैंड पर एक सेस लगाया जाए, है ना।
एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस ऑन मिनरल्स बियरिंग लैंड। जिस जमीन के नीचे मिनरल्स होगा, ठीक है, उस पे एक सेस लगाने का अधिकार स्टेट को मिला इस एक्ट के जरिए, जो हमारा है झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस एक्ट 2024। ठीक है। ओरिजिनल स्केड्यूल में अगर देखें, उदाहरण के लिए मैंने ये लिखा है कि जैसे कि एक फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि कोल है, प्रति टन कोल पे 250 रुपये का सेस लगा दिया, प्रति टन आयरन ओर पे 400 रुपये का लगा दिया, बॉक्साइट पे 116। ऐसे ही मैंने ये फॉर एग्जांपल लिखा है, हो सकता है फिगर ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ओरिजिनली जो स्केड्यूल में था कि आप देखोगे तो कोल में कोल में 100 रुपीज़ पर टन था, है ना। उसके बाद आयरन ओर में भी 100 रुपया था और बॉक्साइट में 70 रुपया था। तो आप ये समझ लो फिगर हो सकता है कि बस ऐसे ही लगाया जाता है सेस पर टन। जो हमारा मिनरल्स होता है उस पर सरकार एक्स्ट्रा सेस लगाती है और कुछ अलग अलग मिनरल्स के लिए अलग अलग रेट्स भी निर्धारित किए गए हैं। झारखंड ऐसा क्यों करना चाहता था कि ये एक्ट इसने क्यों लाया? देखो होता क्या है ना, स्टेट का लॉजिक समझो। मान लो कि किसी स्टेट में वहाँ पे ज़मीन के नीचे कोई खनिज है, मिनरल्स है, तो माइनिंग से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और रेवेन्यू तो जनरेट होता है कि भाई चलो यहाँ पे जैसे देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी तो जनरेट होगा, रेवेन्यू भी ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन माइनिंग का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी तो होता है। इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखो आप, ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, जंगल कट रहे हैं, आसपास के वातावरण पोल्यूट हो रहे हैं, लोकल लेवल पे बीमारियां हो रही है, तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इसलिए स्टेट चाहता था कि मिनरल बियरिंग लैंड से एडिशनल रेवेन्यू मिले। तो अगर आप किसी जगह पे आप चाहते हो कि वहाँ से आप खनिज निकालो, तो आप उन चीज़ों को भी कंसीडर करो कि आप खनिज निकाल रहे हो तो उसके वजह से यहाँ आसपास में कितनी चीज़ें प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, है ना। तो वो चाहते थे स्टेट की मिनरल बियरिंग लैंड से एडिशनल रेवेन्यू मिले और उसका इस्तेमाल पब्लिक पर्पस में किया जा सके। यानी झारखंड के लिए यह सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं था, यह स्टेट रेवेन्यू और फिजिकल ऑटोनॉमी का मामला था, है ना। अब आते हैं 2026 के जिस विवाद पे, जो हमारा सारा अभी जो बिल पे हेमंत सोरेन जी ने ये पोस्ट किया है कि झारखंड उलगुलान करने जा रहा है और आगे बहुत सारी योजनाएं हैं झारखंड सरकार की जिस पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या रुक सकती है या उन्हें एग्जीक्यूट करने में सरकार को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली हम लोग अभी से बिल कह रहे हैं, लेकिन ये दोनों सदनों में, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ हाउस में ये बिल पास हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो बिल पास हो चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्ट भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों हाउस में पास होने के बाद बहुत कम ऐसे वक्त होते हैं, रेयर चांसेस है कि वो बिल एक्ट ना बने। बस प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, साइन चाहिए, देन इट विल बी एन एक्ट। अब इसमें है क्या, पहले इस बातों को समझो। देखो पार्लियामेंट में MMDR, जिसे हम कह सकते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, यही बिल से हेमंत सोरेन जी की चिंता बढ़ी हुई है झारखंड वासियों के लिए, और यहीं से झारखंड की चिंता शुरू होती है। बिल में एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया है, वो है सेक्शन 9D। अब देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैं आपको सेक्शन 9D बताऊंगा। हाँ ये देखो, ये है हमारा सेक्शन 9D। सेक्शन 9D इसमें क्या है कि इस प्रोविज़न में सिंपल लैंग्वेज में अगर ऐसा समझे तो स्टेट गवर्नमेंट मिनरल राइट्स या मिनरल बियरिंग लैंड्स पर टैक्स या सेस या कोई अदर लेवी इम्पोज नहीं कर सकती जब तक वह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन या रेस्ट्रिक्शंस के फ्रेमवर्क के अनुसार परमिटेड ना हो। मतलब मोटा मोटी बात आप ऐसे समझ लो कि आपको अगर कोई एक्स्ट्रा लेवी या सेस या टैक्स अगर लगाना भी होगा तो आपको पार्लियामेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी। तो यही 9D में है कि ये जो है प्रोविजंस को ऐड किया गया है, प्रपोज्ड प्रोविज़न है इसी नए बिल में
कि नो स्टेट गवर्नमेंट शैल इम्पोज एनी टैक्स सेस और अदर लेवी ऑन मिनरल बियरिंग लैंड्स इन कंट्रावेंशन और कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं लेगी परमिशन, वो नहीं लगा सकती है। तो असली बदलाव हुआ क्या, देखो। तो असली बदलाव ये हुआ कि बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जो एंट्री 49 या एंट्री 50 को डिलीट तो नहीं कर रहा, है ना, ये तो पहले से है ही हमारे स्टेट लिस्ट में। लेकिन पार्लियामेंट जो है इस सेक्शन 9D के चलते मिनरल रिलेटेड टैक्सिंग पावर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन तो दे रहा है कि आप अपनी मनमानी तरीके से नहीं लगा सकते, हम जो डिसाइड करेंगे उसके आधार पे आपको चलना होगा, ठीक है। यानी कि 2024 में स्टेट की टैक्सिंग पावर को सुप्रीम कोर्ट ने तो रिकॉग्नाइज किया कि स्टेट लगा सकता है, लेकिन 26 में 2 साल के अंदर पार्लियामेंट ने उस पावर को एक्सरसाइज को नए कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन के अधीन कर दिया, मतलब उसके अंदर कर दिया। यही पूरा विवाद है जिस पे हेमंत सरकार जी कह रहे हैं कि यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है, उसके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। झारखंड का यह सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा, ठीक है। झारखंड में करोड़ों लोगों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। ये बात क्यों कहा, ये भी हम लोग आगे देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब चूंकि स्टेट ने तो अपने आर्गूमेंट्स रख दिए कि भाई अगर मेरे आप ज़मीन के नीचे से आप निकाल रहे हो तो आपको उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को तो देखना होगा ना। लेकिन अब इसमें सेंटर क्या आर्गूमेंट देता है वो इस बिल में मेंशन है, जो हमारा बिल है इसमें देखो सेंटर का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला बात कि सेंटर चाहती है यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करना, है ना। जैसे अब सिर्फ झारखंड का आर्गूमेंट सुनकर तो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, सेंटर का अपना लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अगर हर मिनरल रिच स्टेट, मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, MP हो गया, और भी तो स्टेट्स में मिनरल है, और सुप्रीम कोर्ट का कानून तो बाकियों स्टेट्स के लिए भी है ना। तो सेंटर क्या कह रहा है कि अगर हर मिनरल रिच स्टेट जहाँ जहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं अपनी अलग अलग लेवी या सेस या टैक्स लगाता है तो माइनिंग कंपनीज की कॉस्ट बढ़ सकती है। एक स्टेट में एक रेट, दूसरे में दूसरा रेट। इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और मिनरल सप्लाई चेन में अनसर्टेनिटी पैदा हो सकती है। इसलिए सेंटर का ये कहना है कि एक यूनिफॉर्म और प्रिडिक्टेबल फ्रेमवर्क चाहता है, मतलब यूनिफॉर्म चीज़ें, तो यूनिफॉर्मिटी हो जाए, है ना। जैसे कि एक्सेसिव और डुप्लीकेटिव, ज़्यादा लेवी और डुप्लीकेट लेवी से बचा जा सके। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हर चीज़ में सरकार कहती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल। बेसिक मोटा मोटी बात है कि यूनिफॉर्मिटी हो, ठीक है, उस चीज़ों पे, ताकि काम करना आसान हो जाए, है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पे चीज़ें हमने देख लिया है कि क्या क्या है। अब देखो झारखंड के केस में ऑब्जेक्शन क्या है ना, उसको समझने के लिए आपको एक फिगर पे बहुत ज़्यादा खासा ध्यान देना पड़ेगा। वो अमाउंट है 14,656 करोड़ रुपया। ये पैसा है क्या, इसको पहले समझो। देखो हर साल हर स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है ना, तो बजट में वो ये भी निकालती है कि इस साल जो है वो सरकार पैसा कहाँ कहाँ से कमाएगी, मतलब रेवेन्यू का एस्टिमेट बनाती है कि हम इस साल लगभग इतना पैसा कमाएंगे। तो जो रेवेन्यू एस्टिमेट जो 2026 और 2027 के झारखंड के बजट में था, उसमें लगभग 14,656 करोड़ रुपये का बजट था कि इतना पैसा हमें मिनरल्स के टैक्स और सेस से मिलेगा, है ना। टैक्स और सेस से हमें मिलेगा झारखंड को, जिससे झारखंड अपने वेलफेयर स्कीम, बाकी योजनाएं और अलग अलग डेवलपमेंट काम में पैसा लगाती है। यहाँ पे ये बिल आने के बाद पहली बात कि चूंकि अब रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो ये पैसे आने में जो स्मूथनेस पहले था वो तो होगा नहीं। तो झारखंड का जवाब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को मिनरल राइट्स और मिनरल बेयरिंग लैंड पर टैक्सेशन का पावर देता है तो उस पावर को इतना रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जाए कि स्टेट की फिजिकल ऑटोनॉमी पर प्रैक्टिकली कमज़ोर हो जाए। और यही वजह है कि झारखंड इसे सिर्फ माइनिंग पॉलिसी का इशू नहीं मान रहा,
या फेडरलिज्म जो कहता है कि जो सेंटर के साथ जो स्टेट के रिलेशंस होते हैं उस पर भी असर कर रहा है और स्टेट का रेवेन्यू का भी इशू बन गया है ना। जैसे कि पास्ट ड्यूज में भी इसमें एक क्लॉज और भी था कि बिल में, कि आप देखो कि जैसे जो पहले का बिल है, मान लो किसी स्टेट को पैसा मिलना था कुछ, मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, एज ए सेस। तो अगर ये बिल आ गया तो अगर वो 100 रुपया अगर पे हो चुका है, अगर अभी तक पेड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पेमेंट बाकी है, इफ पेमेंट इज ड्यू, है ना, तो हो सकता उसके लिए कोई ऐसा क्लॉज या नियम नहीं है कि वो पेमेंट को लिया जा सकता है, वो पेमेंट इनवैलिड भी हो सकता है कि चलो खत्म हो गया बात। तो सरकार, झारखंड सरकार ये कह रही है कि इससे तो बहुत सारे पेमेंट्स आने हैं, बहुत सारे लीज, जिसे माइनिंग लीज जिस कंपनियों को दिया है इसने, उनसे हो सकता है कि पैसे बाकी हो, उनसे पैसे भी नहीं लिए गए और इस क्लाउज में ऐसा कुछ डाला नहीं गया कि वो पैसे वापस मिले। वो कंपनियां तो सीधा कह देंगी कि हम पैसे अब नहीं देंगे, और उसके बाद जो जो दे दिए तो दे दिया। अब यहाँ पे फिर दिक्कत ये आएंगी कि जिसने, मान लो एक कंपनी है माइनिंग कंपनी ए और एक है बी, मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपया दे दिया झारखंड सरकार को, बी ने 50 दिए थे और 50 बाकी रहा। अब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो हो सकता है कि इसमें तो कोई क्लॉज है नहीं कि बाकी पहले के पैसे दिए जा सकते हैं, तो अब बी कहता है कि हम अब नहीं देंगे, तो फिर ए बिना मतलब का एक डिस्प्यूट पैदा कर देगा कि हमने तो 100 रुपये दे दिए, इसने 50 ही दिए, फिर यहाँ पे अलग डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो पास्ट ड्यूज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पास्ट लेवी से जुड़ा है। गवर्नमेंट के अनुसार अमेंडमेंट लागू होने से पहले, ठीक है, जो लेवी ड्यू थी लेकिन अभी पेड या कलेक्टेड नहीं हुई, उस पर नए फ्रेमवर्क का असर पड़ेगा। वही जो अमाउंट पहले ही रिकवर या डिपॉजिट हो चुका है उसका रिफंड नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि 24 के बाद स्टेट्स द्वारा बनाए गए मिनरल्स रिलेटेड ड्यूज और लेवीज के पेंडिंग ड्यूज भी इस डिस्प्यूट का हिस्सा बन सकते हैं। देखो, अब इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल क्या है, पहले इसको समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में स्टेट्स की मिनरल टैक्सेशन पावर को रिकॉग्नाइज किया था, तो पार्लियामेंट उस पावर को एमएमडीआर ये नए बिल के थ्रू कितनी सीमा तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? क्या यह सिर्फ रीजनेबल रेगुलेशन है, या इससे स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्सिंग पावर इतनी सीमित हो जाएगी कि उसका प्रैक्टिकल मीनिंग ही बदल जाएगा? यही सवाल जो है वो महत्वपूर्ण है। तो हेमंत सोरेन जी का जो हाथ पैर काट दिए गए वाला बयान है, अब आते हैं हेमंत सोरेन जी के बयान पर। देखो, तो यहाँ पे चीज़ें क्यों ऐसे बोली जा रही है और क्यों, देखो, झारखंड सरकार के हाथ पैर काटने का काम किया गया है, ठीक है। तो उन्होंने इसे झारखंड के अधिकारों पर बहुत बड़ा हमला बताया और आंदोलन की चेतावनी दी है, लेकिन हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट और लीगल फैक्ट को अलग रखना होगा। झारखंड के हाथ पैर काट दिए, यह पॉलिटिकल कैरेक्टराइजेशन हो सकता है। लीगल पोजीशन यह है कि बिल मिनरल राइट्स और मिनरल बियरिंग लैंड्स पर स्टेट की टैक्सिंग और लेवी पावर को सेक्शन 9D के जरिए सेंट्रल कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस के अधीन करता है। इसीलिए यह सवाल यह नहीं है कि क्या झारखंड की सारी माइनिंग पावर छीन ली जाएगी। सही सवाल है स्टेट की मिनरल रिलेटेड टैक्सिंग पावर पर सेंटर की नई लिमिटेशन कितनी दूर तक जाती है, ठीक है। तो सीधा सा देखो क्या है, और ये बात क्यों कह रहे हैं कि बहुत जल्दी में कर दिया गया। तो सबसे पहले ये देख लो, जो नया ये जो बिल आया है, सबसे पहले क्या हुआ कि बिल यहाँ पे 12 अगस्त को, 12 अगस्त 2026 को लोकसभा में पास हो गया, है ना, और 13 अगस्त को एक दिन में 2026 में राज्यसभा में पास हो गया। यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया जा रहा स्टेट्स को सोचने के लिए, है ना। तो ये हो गया झारखंड वर्सेस सेंटर की अब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई आगे बढ़ सकती है अगर, तो पूरी कहानी का सार ये है। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ क्या बोला कि पेंशन, आवास योजना, ये सारी योजनाएं भी हैम्पर कर सकती, क्योंकि होता क्या है कि स्टेट्स जो रेवेन्यू जनरेट करती है तो ये सारा पैसा कहीं ना कहीं कुछ हद तक इन सारी योजनाओं में लगता है। जैसे कि आप सुन रहे हो कि स्टेट्स में मैया सम्मान योजना है जिसमें 2500 रुपये हर मंथ दिया जाता है ना। 21 साल से लेके 50 साल की महिलाओं के लिए ये योजना है। और उसके बाद अब वह आवास योजना में जो एक आवास योजना है उसमें 2 लाख रुपए लगभग दिए जाते हैं।
और पेंशन्स योजनाएं, बहुत सारे पेंशन से 1,000 रुपये दिए जाते हैं 50 वर्ष से ऊपर वालों के लिए। हेल्थ स्कीम्स है ना। स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्कॉलरशिप है, जैसे ई कल्याण है। तो ये सारी योजनाओं में सरकार यहाँ से जो पैसा जनरेट करती है उसका कुछ हिस्सा तो इसमें खर्च होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हेमंत सरकार ने ये पोस्ट किया है कि अगर सरकार ये करती है, रिस्ट्रिक्शन डालती है, तो इन सारी चीज़ों पे पैसा सरकार वो नहीं दे पाएगी, जिससे यहाँ के लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इसी बात की लड़ाई है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को सार में समझें तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स की मिनरल टैक्सेशन पावर को रिकॉग्नाइज किया। झारखंड ने इसी बैकग्राउंड पे 2024 में मिनरल बियरिंग लैंड सेस एक्ट बनाया और अब 26 का MMDR जो हमारा नया बिल है वो स्टेट्स पावर को एक्सरसाइज पर सेंट्रल कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन लगाने की दिशा में जाता है। सेंटर कहता है कि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सर्टेनिटी जरूरी है। झारखंड कहता है कि अगर आप मेरे ज़मीन से आप निकालोगे तो यहाँ पे हमें तो चाहिए पैसे, आप हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हो, बीमारियाँ हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। स्टेट और फिजिकल ऑटोनॉमी और फेडरल राइट्स कमज़ोर नहीं होने चाहिए। इसलिए यह सिर्फ कोल, आयरन और माइनिंग का मामला नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है इंडिया के फेडरल सिस्टम में मिनरल वेल्थ से मिलने वाली टैक्सिंग पावर और फाइनल कंट्रोल कितना सेंटर के पास होना चाहिए और कितना स्टेट के पास होना चाहिए। और यही सवाल इस पूरे विवाद को इतना महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि ऐसा क्यों कहा है हेमंत सोरेन जी ने। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे मैं पूरा मामला आपको ज़्यादा टेक्निकल तरीके से समझा पाऊँ, जैसे कि आर्टिकल 246 हो गए, एंट्री 23 क्या है, एंट्री 49 क्या है, एंट्री 50 क्या है, और एंट्री 49 और सेक्शन 90 को मतलब एक साथ इंटीग्रेट करके देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि सेंटर और स्टेट्स के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का एक्चुअल डिवीजन क्या है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिक्स से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है ये। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आए कि आप अभी जो आजकल सुन रहे हो कि मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा, है ना, लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे हैं, तो ये इसके पीछे क्या वजह है और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी ने आखिर ऐसा पोस्ट क्यों किया कि आंदोलन होगा। तो इसके लिए ये वीडियो था। आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।